प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्र के नेता को एक बार चुनाव लड़ा के देख लिया। जैसे जीत में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी सामान्य कार्यकर्ता से, वही स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको उठाने का काम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। चुनौतियों का दांव बड़ौदा उपचुनाव, ये कुछ इसी तरह से बनता जा रहा है। चुनाव चाहे कोई भी हो, जीत के लिए हर दल और उम्मीदवार पूरा जोर लगाते हैं। चुनाव स्थानीय निकाय का हो या फिर सत्ता की बागडोर हाथ में लेने का, कभी उम्मीदवार की साख दांव पर होती है तो कभी पार्टी की। लेकिन हरियाणा के बड़ौदा में होने वाला उपचुनाव इस वक्त दोनों ही लिहाज से काफी अहम है। इस चुनाव में सिर्फ पार्टियों की साख ही दांव पर नहीं है, बल्कि मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम ने भी इसे अपनी साख का सवाल बना लिया है। चुनाव में जीत की चुनौती के साथ ही उम्मीदवारों के सवाल पर भी चुनौतियां दी जा रही हैं और इस बार ताल ठोकी है सीएम मनोहर लाल ने। उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक बार लड़ा के देख लिया। जैसे जीत में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी सामान्य कार्यकर्ता से, वही स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको उठाने का काम होता है। तो सीएम मनोहर लाल साफ कर चुके हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन का उम्मीदवार होगा और चुनाव कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से खुद चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती का जवाब सीएम मनोहर लाल ने इस बार बेहद चुटीले अंदाज में दिया। सीएम ने दावा किया कि बीजेपी अगर किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी चुनावी मैदान में उतारती है तो जीत निश्चित ही बीजेपी की होगी, क्योंकि बीजेपी में जनता का विश्वास है जिसे कांग्रेस गंवा चुकी है। अभी तक पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही सीएम मनोहर लाल को चुनौती दे रहे थे कि सीएम खुद मैदान में आए और आमने सामने मुकाबला करें। लेकिन इस बार चुनावी चुनौती जो है सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को दे डाली है कि चुनावी मैदान में अगर भूपेंद्र हुड्डा आते हैं तो बीजेपी अपने सामान्य स्थानीय कार्यकर्ता से ही उन्हें हराने का काम करेगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह सीएम मनोहर लाल को चुनौती दी थी और उसके जवाब में सीएम मनोहर लाल ने कैसे भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती दी है, पहले वो सुनिए, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। पूरा हरियाणा का विकास हुआ था जी। बड़ौदा के साथ ही है, कानपुर विश्वविद्यालय बना, महिला मेडिकल कॉलेज बना, मतलब ये आपका वहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री आनी थी जो इनकी वजह से वहाँ चली गई। मतलब कितना लाभ होना था। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ गई, अब उठ के और किस स्टेट में चली गई। तो ये सारा लाभ ही लाभ था, वो लोगों को रोजगार मिलना था। अगर इनको लगता है कि भाई 10 साल में हमने तो कुछ किया नहीं और इन्होंने 6 साल में बहुत कुछ कर दिया, तो मैंने पहले दिन कहा था भाई ऐसी है तो 16 तारीख आखिरी नामांकन पत्र भरने की है। 16 तारीख को वो भी भर दे अपना, मैं भी भर दूंगा, जो बड़ौदा वाले फैसला करने का नहीं पता लग जाएगा। उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जीत में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वही स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम करेंगे। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 16 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। सीएम मनोहर लाल भी अपना नामांकन भर दें, वो भी भर देंगे। देख लेंगे कि कौन यहाँ पर जनता को प्रिय है और किसे जनता यहाँ पर अपना जनादेश देती है। तो वहीं सीएम ने यहाँ पर और भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि ये एक और प्रयोग अगर भूपेंद्र हुड्डा करना चाहते हैं तो करके देख लें, लेकिन मुझे उतरने की कोई जरूरत नहीं चुनाव में। हमारा कोई एक स्थानीय कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता भी इसके लिए काफी है, क्योंकि जीत
बीजेपी की होने वाली है। तो दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं, किसके दावे कितने दमदार हैं, आज इसी पर बातचीत करेंगे। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता वंदना पुपली जुड़ चुकी हैं, खालिद हुसैन जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले सवाल खालिद हुसैन जी से मैं करना चाहूंगी। खालिद हुसैन जी, बड़ौदा को लेकर बीजेपी की तरफ से जो चुनौती आई है, क्या कहेंगे इस पर? जब चुनाव इनका विधानसभा का सामान्य चुनाव हुआ था तो चुनौती तो इनकी तब भी थी, हम 75 से पार जाएंगे। दूसरे वाले इनके साथी कहते थे हम इनको जमुना के पार करके आएंगे। अब दोनों यार बने बैठे हैं तो पता लग जाएगा इन लोगों को। हरियाणा ने इनका 1 साल का कार्यकाल देख लिया है। जो जिस तरह से लोगों के प्रति इनकी सोच है, हरियाणा के प्रति जो इनकी सोच है, जिस तरह से हरियाणा को दोनों मिलकर यार और जमुना पार वाले लूट रहे हैं, वो जनता ने देख लिया है। जी, विश्वास देखिए, कितना विश्वास है इस बार। सीएम कह रहे हैं कि मुझे भूपेंद्र हुड्डा की चुनौती के लिए खुद उतरने की जरूरत नहीं है, कोई एक आम कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता भी हरा देगा कांग्रेस के उम्मीदवार को। और कोई उम्मीदवार ही क्यों, अगर खुद भूपेंद्र हुड्डा सामने मैदान में होते हैं तो। नहीं, उनके पास कार्यकर्ता है, क्या कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है? वो सब अपने आप को छुपाने के लिए है। उनको लड़ना चाहिए। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको चुनौती दी है तो उनको खुद को लड़ना चाहिए। समस्या कहाँ है इसमें? जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लड़ पा सकते हैं तो उनको लड़ना चाहिए। आप बात को नहीं समझ रहे हैं। सीएम ने तो कह दिया, तुलना एक तरीके से कर दी है कि कहीं बैठते ही नहीं, मुकाबले में खुद उतरने की जरूरत ही नहीं, कि एक आम कार्यकर्ता भी पूर्व सीएम को हराने के लिए काफी है। इतना विश्वास कांग्रेस गंवा चुकी है और चुनौती कांग्रेस की है, अवसर बीजेपी के लिए है। आपको उनको विधानसभा चुनाव में दिए गए नारे याद हैं? 75 पार का नारे याद है आपको? क्या भूल गए? ये लोग भूल गए। इनको पता नहीं कितनी मुश्किल से गठजोड़ करके सत्ता में बने बैठे हैं। इनका वक्त आ गया हरियाणा से जाने का, और इसकी शुरुआत जो है बड़ौदा उपचुनाव से। वंदना जी, दावों और नारों से नहीं होता है कुछ, जनता बता देगी इस बार कि किसमें कितना है दम। खालिद हुसैन जी की अगर बात का मैं सार निकालूं तो कुछ ऐसी ही यहाँ पर कह सकते हैं कि बात कह रहे हैं। वंदना जी, जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं ना। आप विधानसभा याद दिला रहे हैं, लेकिन लोकसभा आप शायद भूल गए। उसी लोकसभा में वही सोनीपत, वही रोहतक, जिसका आप अपना गढ़ बताते हैं, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके जो बेटे हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने का काम किया था। वो भी भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता थे। आप यहाँ पर आकर बैठकर चुनौती दे रहे हैं। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हुड्डा जी, वो चुनौती दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को। लेकिन एक चीज समझ नहीं आती, ये जो गीदड़ भक्ति आप दे रहे हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो डर है आपका बार बार, वो दिखाई देता है। आपको मालूम है कि पिछले जब आपकी 10 साल आपकी सरकार रही, उस समय आप कुछ भी काम नहीं करवा पाए। आप बार बार बोलते हैं कि सोनीपत में गढ़ है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक जो एरिया वो अछूता रह गया, वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ? इसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों है कि कृष्ण हुड्डा जी, उनका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो उन्होंने विधानसभा में पूछा हो अपनी बड़ौदा हल्के को लेकर? कहीं पर मुझे आप 10 काम गिनवा दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलती हूँ कि मुझे आप 10 काम गिनवा दीजिए जो आपने बड़ौदा में विकास की बात यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आप चुनौती देने की बात करें। अब तो विकास वर्सेस विकास भी शुरू हो गया है। वंदना जी चुनौती दे रही है, क्या विकास कराया वो बताइए। आप बहन जी पूरे हरियाणा में 10 अपने जो काम गिना दीजिए। आप एक हल्के की बात कर रही है ना, हमने तो हरियाणा को 1 नंबर हरियाणा बनाया है। आप पूरे हरियाणा में अपने 10 काम गिना दीजिए ना, भाजपा 10 काम गिना दे। पहले से 1 नंबर करना होता है। नहीं, आप अपने पूरे हरियाणा, एक हल्के की बात मत करिए बहन जी, आप पूरे हरियाणा के 10 काम गिना दीजिए। आपने क्या किया है? बिल्कुल गिना देती हूँ। हाँ गिनवाइए, जो सब लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, गिनवाइए जरा 10 काम। आपको सुनिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हम महिलाओं के लिए लेकर आए, किसानों के लिए हमने जो है, ये अभी आपने देखा होगा कृषि बिल लेकर आए, किसानों को हमने 6,000 रुपए। भाई यहीं रुक जाइए, आपने बहुत अब रुक जाइए। मैं आपको 100 काम गिनवा दूंगी, उससे ज्यादा गिनवा दूंगी। हमारी सरकार ने कराया, हमने बिना
बहन जी, नौकरी देने का काम किया। बहन जी, आपका जो कुर्सी को लाया है ना, प्रश्न को पलटकर दूसरे पे डालना अच्छा तरीका है। यही तरीका जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने अपनाया। चलिए, कांग्रेस बीजेपी के दावे अपनी जगह है, लेकिन इनेलो कैसे देख रही है इस उपचुनाव को? मैं पूछ रही हूँ, बड़ौदा में 10 काम गिनवा दीजिए जो आपने करवाए हैं। तो मैं ओमकार सिंह जी, आप चुप रहिए कायनात जी। चलिए वंदना जी, चलिए वंदना जी, अभी तक आपने जो यहाँ पर 2 योजनाओं का जिक्र किया था, यहाँ पर उज्ज्वला गैस योजना और कृषि बिल, ये दोनों ही केंद्र की तरफ से लाए गए थे। आपने स्टेट का वो पूछ रहे थे, आपने स्टेट का तो अभी कुछ ऐसा नहीं बताया है, लेकिन यहाँ मैं जो हमारी क्षेत्रीय और दूसरी पार्टी है इनेलो, उनसे भी जानना चाहूंगी। इनेलो जो है जींद उपचुनाव में सबसे आखिर रही, आऊंगी वंदना जी आपकी तरफ। जींद उपचुनाव में इनेलो सबसे आखिर रही, विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ एक सीट यहाँ पर इनेलो के खाते में आई, वो भी अभय चौटाला जो है जीतने में वो कामयाब रहे। अब यहाँ पर ये चुनाव जो है, क्या मानते हैं इनेलो के लिए भी उतना ही ज्यादा साख का सवाल बना हुआ है कि अगर ये चुनाव इनेलो जीतती है, लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी जो है उनके बाद ही इनेलो का नंबर आएगा या फिर इनेलो जंप मार देगी? कायनात जी, पहले तो मेरी एक बेनती है हाथ जोड़ के कि ये चर्चा एक अच्छी चर्चा बने, इसमें चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। लोगों को भी पता लगे क्या बहस हम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये चुनाव बड़ौदा का उपचुनाव जो है, बड़ौदा हमारी पारंपरिक सीट रही है, हमारा परिवार है। कुछ कारणों से हम 2009 में ये सीट खो गए और 2014 में खो गए। 2019 के हालात सबके सामने है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। पिछले 10 साल से यहाँ कांग्रेस का एमएलए रहा और 6 वर्ष से बीजेपी की सरकार है। ओमकार जी, बीच में टोकने के लिए आपसे माफी चाहूंगी, लेकिन आपने कहा कि बड़ौदा आपकी पारंपरिक सीट है, परिवार की तरह है, लेकिन परिवार तो बहुत पहले ही यहाँ पर दो फाड़ हो गया। अब जो परिवार का एक हिस्सा है वो बीजेपी के साथ है, तो परिवार जब खुद एक साथ नहीं है तो क्या लगता है यहाँ पर मिलेगा वो फायदा जो परिवार को मिलना चाहिए था? यहाँ का जो वोटर है वो पारंपरिक वोटर लोक दल का है, जो किसी बहकावे में 2019 के वो समय में वो किसी दूसरे पक्ष के साथ चला गया बहकावे में। आज वो वोटर अपने आप को ठगा वसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए और आज वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़ेंगे। तो इनेलो का लोकदल का जो वोटर है और वो वापिस आएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं है। आज बड़ौदा के व्यक्तियों के ऊपर, बड़ौदा के बशिंदों के ऊपर पूरे देश की एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। और बड़ौदा का जो वो है वोटर है, वो निडर, दोगलेपन से दूर और स्पष्टवादी वोटर है। वो पूरी अपनी जिम्मेवारी, आज अगर बड़ौदा में बीजेपी जीतती है तो बड़ौदा के वोटर को ये देखना होगा कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 3 बिलों के ऊपर मोहर लगाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज पूरे देश में जो लॉकडाउन में 3 किसान विरोधी बिल लेके आए। चलिए, आपके कहने का मतलब ये है कि मौजूदा जो हालात बने हुए हैं ये भी बहुत प्रभावित करने वाले हैं इस चुनाव को। जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी जान लेते हैं। जी, प्रभावित करेंगे, यही प्रभावित करेंगे। और बड़ौदा के उपचुनाव में बड़ौदा का वोटर अपनी ऐतिहासिक जिम्मेवारी को निभाएगा और बीजेपी को पता लगेगा कि ये जो तीनों के तीनों बिल किसान नहीं, मैदान में कांग्रेस भी तो है, मैदान में कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस की भी ये सीट रही है। पिछले 10 साल से कांग्रेस का ही वहाँ पे विधायक है। कांग्रेस ने कौन से काम किए वहाँ पे? अगर शुगर मिल बनाई तो इनेलो ने लगाई, अगर सब्जी मंडी बनाई तो इनेलो ने लगाई, सड़कें, नाली और सीवर जो अब तक है वो इनेलो के टाइम के है। सरकार आपके द्वार इनेलो के टाइम में वहाँ लगती थी। आज इनके पास क्या है? पिछले 6 वर्षों से गलत कहने से नहीं होगा, आप आंकड़े दीजिए, मैं मानूंगा। पिछले 6 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। चलिए वंदना जी, खालिद जी, दोनों से ही सवाल यहाँ खड़े कर दिए हैं। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह ने, आपसे जवाब लेंगे इस पर, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जो अशोक चौहान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं, समीकरण कैसे बैठने वाले हैं। जी अशोक जी। हाँ, कहना जी, बड़ौदा उपचुनाव को लेके युद्ध, महायुद्ध जारी है। बड़ा मुद्दा है। प्रदेश सरकार के लिए जो है नाक का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रदेश सरकार नहीं चाहेगी कि वो बड़ौदा सीट को किसी तरह से खोए। आदर्श जो राजनीतिक दल हैं, इनेलो है, कांग्रेस है और कहना चाहिए जजपा है और भाजपा, तो दोनों साथ में रह के ही अपना लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि अपना जो है
की कोशिश हर कोई राजनीतिक दल यही कर रहा है कि जो है बड़ौदा का चुनाव की जो सीट है, बड़ौदा वाली सीट, लेकिन उनको इस जो है बार मिल किसका जाए। पलड़ा आप देख रहे हैं कि भारी हो सकता है? अगर जींद उपचुनाव का हवाला दिया जाए तो वहां पर जेजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही थी, बीजेपी नंबर 1, कांग्रेस नंबर 3 पर। इस बार बीजेपी जेजेपी साथ साथ इस चुनाव में उतरेंगे मैदान में, तो क्या लगता है वोटर यहां पर संगठित रूप से अगर होगा इन दोनों ही पार्टियों का तो फायदा इनको ज्यादा मिलने वाला है, या कांग्रेस जो पिछले 2 चुनाव में जीत दर्ज कराती आई है इस सीट से, उसे फायदा मिलेगा? देखिए क्या कहना जी, मैं अभी जो है कांग्रेस को इनेलो के इनको मैं सुन रहा था अभी। बात अपना यह है कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपना उनको जो है ये बड़ौदा सीट हासिल हो जाए, पर बड़ौदा सीट हासिल इतनी जल्दी ऐसा नहीं होगी, क्योंकि जजपा और भाजपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही भाजपा ने सीट जीती हो जीत के, तो उसके बाद में जो है फिर अब जजपा और दोनों जो है एक ही अपना जो है नाव पे सवार हैं और सरकार में जो है सहयोगी है भाजपा के साथ, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। भले इनेलो वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी जो पारंपरिक सीट रही है, अब इनेलो ने बहुत काम करा है, मानते हैं। हर कोई पार्टी आती है वो काम कराती है, कोई ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती जिसमें इनकी काम नहीं होता हो। काम हुआ है, बड़ा अच्छा हो रहा है, मानते हैं। पर आज की तारीख में जब जजपा और भाजपा दोनों मिली हुई है तो इसका बेनिफिट तो जो है जो रूलिंग पार्टी है उसको ही मिलेगा। और एक बात और है कायनाथ जी, आप ये देख के चलिएगा, जो उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव जो सत्ता की प्रतिष्ठा का सवाल होता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, तो उससे बाद में जो है कोशिश ये रहती है कि वो सीट जो है सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसी के ही खाते में जाती रही है, ऐसा भी इतिहास देखने को मिला है। अब रहा क्या नाम हरियाणा में ये इतिहास दोहराया जाएगा या नहीं, ये तो उसके बाद ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है और इस पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। यही जो है वो यहाँ पर सस्पेंस को और गहरा देती है बात कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर इस बार नया इतिहास रचा जाएगा, पार्टियां नया इतिहास रचेंगी। जी खालिद हुसैन जी, वंदना जी आऊंगी आपकी तरफ। खालिद जी, जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने भी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी एक प्रश्न यहाँ पर लगा दिया है कांग्रेस की जीत को लेकर के कि किस तरीके से जीत बहुत मुश्किल होती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी दावे इस कद्र हो रहे हैं, तो आखिर कांग्रेस यहाँ पर क्या इतना आसान मान रही है बड़ौदा उपचुनाव को? एक चीज आप समझिए, उनका दावा जो है, हमारे सीनियर वरिष्ठ साथी जो हैं उनका दावा ठीक है। इस तरह की चीजें जो होती हैं लोगों को ऐसा लगता है कि सत्ता का प्रयोग करके सरकारें चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन जब पूरी तरह से आपने हरियाणा की जनता को पूरी तरह से धकेल दिया है बहुत पीछे और हरियाणा को बहुत पीछे ले जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पूरे लोगों को, पूरे हरियाणा को आप दबा नहीं पाएंगे, ना उनकी आवाज को दबा पाएंगे। इनके खिलाफ आपको क्यों लगता है कि जनता कांग्रेस को चुनने वाली है, बीजेपी को नकार देगी? आप समझिए, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ पूरी हरियाणा की जनता चुनाव लड़ेगी, बड़ौदा का एक एक वोटर चुनाव लड़ेगा। पार्टियों का, कांग्रेस पार्टी का सिंबल होगा, लेकिन इनके खिलाफ वहां का एक एक वोटर चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने हरियाणा की दशा कर दी है। अभी हमारी बहन जी ने दो अपने काम गिनाए, उज्ज्वला योजना का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने किसान बिल का यूज किया। आप समझिए, कोई रास्ता इनके लिए बचा नहीं है, किसान बिल के लेकर ये जा नहीं सकते। अभी इन्होंने पीछे ट्रैक्टर रैली की थी, इनका क्या हुआ? लोगों ने किस तरह से इनको काले झंडे दिखाए, उसका कितना बड़ा विरोध हरियाणा में हुआ, और इनको लगता है कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं और वो हरियाणा के किसान हैं। तो ये हरियाणा का एक एक आदमी, बड़ौदा इस समय जो क्षेत्र में आता है वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, उनका तो कुछ बचा नहीं है, वो कैंडिडेट तो उतारेंगे, वो स्वतंत्र हैं, वो एक पार्टी है, लेकिन इन दोनों का जो गठबंधन है यही इनको लेकर डूबेगा। वंदना जी, जिसे अभी तक सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है, क्या वही सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगा? और जिसे पार्टी उपलब्धि मान रही है, क्या वो गले की फांस का काम करेगी? देखिए, सबसे पहले कायनात मैं बताना चाहूंगी कि भाषा का फर्क किस तरह से है। अभी मैं हुदा जी को सुन रही थी, उन्होंने जब अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कि अगर हम आते तो ये हो जाता, वो हो जाता। 10 साल जो शासन करके गए हैं वो अभी भी इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं
कि ये हो जाता वो हो जाता। अभी आपने एक प्रश्न पूछा कायनात कांग्रेस के प्रवक्ता से कि ऐसा क्यों लगता है कि जनता आपको वोट देगी, तब भी इसका जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने क्लियरली क्या कहा कि एनएलडी के साथ ऐसा होगा, बीजेपी के साथ ऐसा होगा, लेकिन अपना जवाब वो कहीं पर नहीं दिखाए। हरियाणा के बीच में नहीं बोली थी। देखिए खालिद जी आएंगे जी। आपने बात की यहाँ पर, सुन लीजिए, सुनने का भी मादा रखिए। आपने यहाँ पर ट्रैक्टर की बात कर रहे थे आप, ठीक है, ये वही ट्रैक्टर है ना जिसको किसान अपना बेटा कहता है, और वही ट्रैक्टर अम्बाला में जलाया जाता है, दिल्ली में जलाया जाता है, और उसी ट्रैक्टर पर सफर लगा के राहुल गांधी जी 3 दिन की बजाय आधे दिन की यात्रा करके 3 घंटे की यात्रा हरियाणा में करते हैं। तो आपका जो भ्रम जाल है वो धीरे धीरे टूटने लगा है। आपने सिरसा में भी देखा होगा किस तरह से जो किसान संगठन है वहां से उठते जा रहे हैं, उनको समझ आता जा रहा है कि ये जो किसान के जो हमारे कानून आए हैं ये हमारे फायदे में है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगी कि अभी तक ये 10 काम नहीं बता पाए। मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या काम किए। अगर आप चाहेंगे पूरे हरियाणा में तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी कि हमने कैसे भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म किया है। पर्ची खर्ची जो चला करती थी उसको खत्म करके योग्यता के आधार पर हमें नौकरी देना। ओमकार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मतलब एक सेक्शन वाइज आपको बता सकती हूँ किसके लिए काम किया, लेकिन बड़ौदा में 10 काम ये नहीं गिनवा पाएंगे। ये उनका गढ़ कहा जाता था इनके अपने विधायक थे, लेकिन ये 10 काम नहीं गिनवा पाएंगे। वो कौन से 10 काम थे जिसके दम पर ये बोलते हैं? मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जब श्री कृष्ण हुड्डा जी का देहांत हुआ तो उन्होंने बोला आज के बाद मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, बड़ौदा का विधायक मैं हूँ। तरह तरह के उन्होंने IMT की बात कर लीजिए, चाहे आप जनता जो कॉलेज है उसको विश्वविद्यालय में बदलने की बात कर लीजिए, ये सब घोषणाएं हुई। लेकिन साथ के साथ उससे पहले जो काम हुए वो भी मैं आपको गिनवाना चाहूंगी कि हमने कौन कौन से काम। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी दावी तो कर ही रही है कि और बड़ौदा की जनता बखूबी जानती है कि इस पार्टी ने उसके लिए क्या क्या है। ओमकार जी, ये सब काम हम लगातार बड़ौदा में पिछले 5 साल करते हैं। सुनाओ एक सेंटेंस में लास्ट बोलना। वंदना जी वक्त बहुत कम है, सभी की बात लेनी है जी। को सुना होगा, उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियरली कहा आज की उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो श्री कृष्ण हुड्डा जी थे उसमें कहीं पर भी उन्हें दुनिया ललक नहीं थी डेवलपमेंट करने की, लेकिन सीएम हुड्डा जो रहे उस समय उन्होंने बड़ौदा की तरफ क्यों नहीं देखा? चलिए आप भी सवाल कहीं उठा रहे हैं यहाँ पर। वो बड़ौदा की जनता उसका जवाब देगी, वो तो देगी ही, लेकिन हम यही जान रहे हैं कि आखिर बड़ौदा की जनता के मन में क्या है, क्या पार्टियां अपने अनुकूल मानती हैं उसकी मनोस्थिति। जी ओमकार जी। कायनाथ जी आज ये कह रही है मेरी बहन वंदना जी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस दिन वहाँ पे कृष्ण हुड्डा जी की वो हुई कि ये मेरा हल्का है, मैं यहाँ से विधायक हूँ। आज से 6 साल पहले किसकी सरकार थी? 6 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है। मैं आपको मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ौदा हल्का हमारी पारंपरिक सीट रही है। कुछ वजह से हम वहाँ पे लूज कर गए, ना तो वहाँ पे कभी कमल खिला है और ना ही भविष्य में कमल खिलेगा। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है ये किसान वर्सेस बीजेपी है, ये आम जनता वर्सेस बीजेपी है। यहाँ ये देखना किसान जीतता है, आम जनता जीतती है या बीजेपी जीतती है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा यहाँ हल्के में 54 गाँव है, 54 के 54 गांव में भाई अभय सिंह चौटाला जी एक एक घर में घूम चुके हैं और जैसा समर्थन उनको मिला बीजेपी और जेजेपी के तो वहां पे बोर्ड लग चुकी है कि इनको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ऐसी कौन सी मजबूरी बीजेपी को आ गई? ये 3 अध्यादेश कोरोना काल में लेके आए, इन्हीं का खमियाजा आज इनको पता लगेगा। ये बड़ौदा की जनता को जानता हूँ, खालिद जी जनता बहुत कमिटेड है और वो इस बार इनको जरूर आईना दिखाएगी। चलिए वंदना जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी। हमारी पारंपरिक सीट थी तो आपको इतना डर ये क्यों नहीं बोलता? एनएलडी वर्सेस बीजेपी है, किसान वर्सेस बीजेपी क्यों कहते हैं? यहाँ पे बीजेपी जीती है तो किसान हारेगा। ये किसान वर्सेस बीजेपी है, जनता वर्सेस बीजेपी। यानी आप ये स्वीकार कर रहे हैं ओमकार सिंह जी ये चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही है, सिर्फ जनता ही लड़ेगी ये चुनाव, सिर्फ जनता। खालिद जी उसका भी जवाब दीजिएगा मुझे। ऐसा है किसी का आपका भी एक विधायक था संसद में, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए मुझे। आपका भी एक पूरे भारत में एक था MP और हरियाणा में आपके 2 विधायक थे, ये भी याद कर लीजिए। ये वक्त की बात है। खालिद जी जल्दी अपनी बात रखें। पूरे भारत में एक MP था, याद है वो दिन? दिखाई है तब तक हरियाणा ने काम नहीं देखा था, लेकिन अब काम देखा, इसलिए परफॉर्मेंस जो है
हमारी आपका भी पूरे भारत में एक एमपी था, फिर 2 एमपी हुए। खालिद जी, क्या भूपेंद्र हुड्डा खुद उतरेंगे इस चुनाव में? बड़ौदा उपचुनाव के लिए भरेंगे नामांकन भूपेंद्र हुड्डा? मैं दोनों लोगों के लिए जवाब देना चाहता हूँ, जरा रोके तो सही इनको। बीजेपी वर्सेस एनएलडी बोल सके आपका किसान वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। किसान किसके हक में जाता है ये दिखाएगा। आपके समय में जो चलिए, ये बात ही साफ कर देती है कितना आश्वस्त है पार्टियां अपने आप को लेकर, अपनी जीत को लेकर। जी खालिद जी, जल्दी से जल्दी इनको एक जवाब दे लीजिए। देखिए, आईएनएलडी भी पीछे बीजेपी की साथ ही रही है, इनको ज्यादा झगड़ने की जरूरत नहीं है। जेजेपी, आईएनएलडी और बीजेपी तीनों को साथ आगे चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस के खिलाफ। इनको अपनी असलियत पता लग जाएगा। हरियाणा में जो दशा इन लोगों ने कर दी है, और जिस तरह से इन्होंने इस मुझसे पूछ रही है कि 10 काम हरियाणा में गिनवा दीजिए। मैं इनसे कह रहा हूं कि आप 6 साल में बड़ौदा में एक काम गिनवा दीजिए। मुझे पता है हरियाणा में जो कुछ किया कांग्रेस ने किया, जो कुछ किया कांग्रेस ने किया। अरे बहन जी, क्या गिनवाया आपने? बिल आपने बनाए क्या? जो किसान अरे सुनिए तो सही बहन जी, आप सुनिए, जिस किसान बिल की आप बात कर रही हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को मारने के लिए आपने बनाया है। इस लिस्ट में कुछ नहीं रखा है, कागजों में कुछ नहीं रखा। जमीन पे आई है बहन जी, जमीन पे आई है, कागजों में कुछ नहीं रखा है। बहन जी, आप बड़ौदा में एक काम बताइए ना अपना। आप बड़ौदा में एक काम बताइए। आप बड़ौदा में एक काम बता दीजिए ना अपना। कहाँ 44% के रह गए थे 2014। चलिए अशोक चौहान जी, अभी तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का आपने सुना। क्या लगता है ये चुनाव वर्सेस क्या होने वाला है? क्या किसान का मुद्दा भारी पड़ेगा इस बड़ौदा उपचुनाव में, या फिर विकास को लेकर के पार्टियां अपना दमखम भरेंगी? देखिए, कहना है कि विकास को लेकर जो है, जो रूलिंग पार्टी है भाजपा और जसपा का गठबंधन अपने जो लेके वो जो है मैदान में उतरा है, और वो चाहता है कि उसी के बल पे जो है वो अपनी नैया जो है पार उतार ले। पर इसके बाद इसके सब रहते हुए भी ये नहीं, रूलिंग पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि अपना जो वहाँ पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस का भी वर्चस्व वहाँ पे रहा है। और इसके बाद में इनेलो के भी वहाँ पे था। पर इसके बाद में क्योंकि क्या है कि इनेलो में परिवार में 2 भाग हो गए हैं, जिसमें जसपा और इनेलो बन गए, और आज जसपा जो है भाजपा के साथ जो रूलिंग में है, तो इसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा। सब कुछ कहते हुए भी ये इस तरह का कि एक सीट, ताकि ये आप चुनाव देख रहे हैं कांग्रेस वर्सेस गठबंधन सरकार, और यहाँ पर ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं ये भी जरूर इसे प्रभावित करने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दावे जो हैं वो लगातार यहाँ पर जोरदार तरीके से किए जा रहे हैं। जो दिग्गज हैं वो दमखम भर रहे हैं, चुनौतियां एक दूसरे को दी जा रही हैं। लेकिन 16 तारीख यहाँ नामांकन की आखिरी तिथि है। उम्मीदवार को लेकर के अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। पार्टियों ने साफ नहीं किया है किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। देखने वाली बात यही रहेगी कि पार्टियां उम्मीदवारों के चेहरे पर ये चुनाव लड़ती हैं या फिर अपनी साख के बलबूते इस चुनावी मैदान में उतरती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।